चलिए देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 12 के 7 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है परिवहन एवं संचार के बारे में देखेंगे। प्राकृतिक संसाधनों, आर्थिक क्रियाकलापों और बाजार का किसी एक ही स्थान पर पाया जाना दुर्लभ होता है। परिवहन, संचार एवं व्यापार उत्पादन केंद्रों और उपकेंद्रों को उपभोग केंद्रों को जोड़ते हैं और विशाल उत्पादन और विनिमय की प्रणाली अत्यधिक जटिल होती है। प्रत्येक प्रदेश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसके लिए यहाँ आदर्श दशाएं उपलब्ध होती है। ऐसी वस्तुओं का व्यापार एवं विनिमय परिवहन और संचार पर निर्भर होता है। इसी प्रकार जीवन का स्तर और जीवन की गुणवत्ता भी दक्ष परिवहन, संचार एवं व्यापार पर निर्भर करते हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में परिवहन और संचार के साधन एक ही थे, परंतु आज दोनों ने सुस्पष्ट और विशेषीकरण स्वरूप प्राप्त कर लिया है। परिवहन योजक और वाहक उपलब्ध कराता है जिनके माध्यम से व्यापार संभव होता है। परिवहन के बारे में विस्तार से देखें। परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधाओं को कहते हैं, जिसमें मनुष्यों, पशुओं तथा भिन्न प्रकार की गाड़ियां का उपयोग किया जाता है। ऐसा गमनागमन स्थल, जल एवं वायु से होता है। सड़कें और रेल मार्ग स्थलीय परिवहन का भाग है, जबकि नौ परिवहन तथा राजमार्ग एवं वायु मार्ग परिवहन के अन्य दो प्रकार हैं। पाइपलाइनें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तरल अवस्थाओं में आवश्यकों जैसे पदार्थों का परिवहन करती है। इसके अतिरिक्त परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की सृष्टि के लिए रचा गया एक संगठित सेवा उद्योग है। इसके अंतर्गत परिवहन मार्गों, लोगों और वस्तुओं के वहन हेतु गाड़ियों, मार्गों के रख रखाव और लदान, उतराव एवं वितरण का निपटान करने के लिए संस्थाओं का समावेश किया जाता है। प्रत्येक देश ने प्रतिरक्षा उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार से परिवहन का विकास किया है। दक्ष संचार व्यवस्था से युक्त आश्वासित एवं तीव्रगामी परिवहन लोगों के बीच सहयोग और एकता को प्रोन्नत करता है। और परिवहन जाल क्या है? अनेक स्थान जिसने परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। उसके बाद परिवहन की विधियां क्या है? तो विश्व परिवहन की प्रमुख विधियां, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, स्थल, जल, वायु और पाइपलाइनें हैं। इनका प्रयोग अंतरप्रादेशिक तथा अनुप्रादेशिक परिवहन के लिए किया जाता है और पाइपलाइनों को छोड़कर प्रत्येक यात्रियों और माल दोनों का वहन करता है। किसी विधा की सार्थकता परिवहन की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार, परिवहन की लागतों और उपलब्ध विधा पर निर्भर करता है। वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय संचलन का निपटान भारवाही जलयानों द्वारा किया जाता है। कम दूरी एवं एक घर से दूसरे घर की सेवाएं प्रदान करने में सड़क परिवहन सस्ता एवं तीव्रगामी होती है और किसी देश के भीतरी स्थूल पदार्थ के विशाल परिणाम को लंबित दूरियों तक परिवहन करने के लिए रेल सर्वाधिक अनुकूल साधन है। और उच्च मूल्यवाही, हल्की तथा नाशवान वस्तुओं का वायु मार्गों द्वारा परिवहन सर्वश्रेष्ठ होता है। परिवहन हेतु वायु यातायात अच्छी विधि है। एक सुप्रबंधित परिवहन तंत्र में ये विभिन्न विधियां एक दूसरे के पूरक होती है। सड़क परिवहन के विस्तार से देखें तो अधिकांश वस्तुएं एवं सेवाओं का अधिकांश संचालन स्थल से होता है। आरंभिक दिनों में मानव स्वयं वाहक थे। क्या आपने कभी किसी दुल्हन को डोली या पालकी से 4 व्यक्तियों, यानी उत्तरी भारत में कहार से कहा जाता था, उनके द्वारा ले जाते हुए देखा है? बाद के वर्षों में पशुओं का उपयोग बोझ ढोने के लिए किया जाने लगा। क्या आपने कभी खच्चरों, घोड़ों और ऊँटों को ग्रामीण क्षेत्रों में सामान ढोते हुए देखा है? पहिए के आविष्कार के साथ गाड़ियों और माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया और परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन का आविष्कार के बाद हुई। संभवतः प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्कर्टन और डार्गेटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ था और उसके बाद से रेल मार्ग 19वीं शताब्दी में परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय और तीव्रगम प्रकार बन गए। और रेल मार्गों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक महाद्वीपीय क्षेत्रों को वाणिज्यिक, अन्य कृषि, खनन और विनिर्माण के लिए खोल दिया गया। अंतर्दहन इंजन के आविष्कार ने सड़कों की गुणवत्ता और उन पर चलने वाली वाहनों जैसे कार, ट्रक इत्यादि के संदर्भ में सड़क परिवहन में क्रांति ला दी। और स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में पाइपलाइनों, राजमार्गों तथा तार मार्गों को रखा जाता है।
अब तरल पदार्थ जैसे खनिज तेल, जल अवमल और नाली मल का परिवहन पाइपलाइनों द्वारा होता है। रेल मार्ग, समुद्री पोत, बजरे, नौकाएं, मोटर ट्रक और पाइपलाइनें बड़े मालवाहक है और सामान्य तौर पर मानव कुली, बोझा ढोने वाले पशु और गाड़ियां अथवा माल डिब्बे जैसे पुराने और प्रारंभिक रूप परिवहन के सर्वाधिक खर्चीले साधन है, जबकि बड़े मालवाही सस्ते पड़ते हैं और विशाल देशों के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले आधुनिक जलमार्गों और वाहकों को पूरकता प्रदान करने में इनका बहुत महत्व है। भारत और चीन के सघन बसे जिलों में आज भी मानव कुलियों और मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से होने वाले स्थल परिवहन का प्रचलन है। बोझ ढोने वाले पशु में देखें तो घोड़ा का प्रयोग पश्चिमी भारत में भी भारवाही पशुओं के रूप में किया जाता है। कुत्तों और रेडियरों का प्रयोग उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप और साइबेरिया के हिमच्छादित मैदानों में स्लेज को खींचने के लिए किया जाता है और पर्वतीय प्रदेशों में खच्चरों को वरीयता दी जाती है, जबकि ऊंटों का प्रयोग मरुस्थलीय क्षेत्रों में करवाओं के संचालन में किया जाता है। भारत में बैलों का प्रयोग छक्करों के और खींचने में किया जाता है। सड़कें देखें तो छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होती है। सड़कों द्वारा माल का परिवहन महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि इसके द्वारा घर घर तक वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। कच्ची सड़कें यद्यपि निर्माण की दृष्टि से सरल होती है, तभी ऋतुओं में प्रभावी और प्रयोग योग्य नहीं होती है। वर्षा ऋतु में इन पर मोटर वाहन नहीं चलाए जा सकते और यहाँ तक कि पक्की सड़कें भी अत्यधिक भारी वर्षा एवं बाढ़ के समय गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में रेल मार्गों के साथ उच्च भराव और तेल परिवहन सेवाओं का रखरखाव एक प्रभावी समाधान है, किंतु रेल मार्ग छोटे होने के कारण विशाल और विकासशील देशों की आवश्यकताओं को कम लागत पर पूरा नहीं कर पाते। इस प्रकार सड़कें किसी भी देश के व्यापार और वाणिज्य को विकसित करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद विकसित एवं विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है और सड़कों के निर्माण और उनके रखरखाव पर भारी खर्च आता है। विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें सर्वत्र पाई जाती है और तीव्रगामी संचालन के लिए मोटर मार्गों, ऑटो वाहक जर्मी में है और अंतरराज्यीय राजमार्गों के द्वारा लंबी दूरियों को जोड़ती है और भारी बोझ को ढोने वाले बड़े आकार और शक्ति वाले लड़ियां एक सामान्य बात है। और परंतु दुर्भाग्य से विश्व का सड़क तंत्र भारी प्रकार विकसित नहीं हो पाया है और विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने वाले सड़कों की लंबाई मात्र 150 लाख किलोमीटर है, जिसका 33% भाग उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या पश्चिमी यूरोप की तुलना में इस महाद्वीप में पाए जाते हैं और यह तथ्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि विश्व में सड़कों के विकास में प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उसके बाद महाद्वीपीय स्तर पर समानता के स्थान पर असामान्य वितरण पाया जाता है। यातायात प्रवाह के बारे में विस्तार से देखने से पिछले कुछ वर्षों में सड़कों पर यातायात में नाटकीय वृद्धि हुई है। जब सड़क तंत्र यातायात की जरूरतों के अनुरूप विकसित न हो पाए तो सड़कों का पर संकुचन बढ़ जाता है। अब नगरों की सड़कों पर दीर्घकालिक संकुलता पाई जाती है। यातायात के शीर्ष और गर्त यानी निम्न बिंदु, शीर्ष यानी उच्च बिंदु, सड़कों पर बिंदु दिन के समय विशेष समय पर देखा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप काम के समय से पहले और बाद में विश्व के अधिकांश नगर सड़कों पर पाई जाने वाली यातायात संकुचलता की समस्या का सामना कर रहे हैं। उसके बाद बेहतर कल के लिए इन पंक्तियों पर विचार जैसे किया जा सकता है: नगरीय परिवहन समाधान, तो उच्च पार्किंग शुल्क, सामूहिक शीघ्र संचलन और सार्वजनिक बस सेवाओं में सुधार, परिवहन के दुर्ग मार्ग। महामार्ग के बारे में देखें तो महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती है और इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि आबाधित रूप में यातायात का आवागमन हो सके। यातायात के आबादी प्रवाह की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात लेन, पुलों, उसके बाद फ्लाईओवरों और दोहरे वाहन मार्गों से युक्त में 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती है। विकसित देशों में प्रत्येक नगर और पत्तन नगर महामार्ग द्वारा जुड़े होते हैं।
अमेरिका में महामार्गों का घनत्व उच्च है, जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है और प्रत्येक स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पश्चिमी प्रशांत महासागर तट पर स्थित नगर पूर्व में अटलांटिक महासागर तट पर स्थित नगरों से भली भांति जुड़े हुए हैं। अब इसी प्रकार उत्तर में कनाडा के नगर, दक्षिण में मैक्सिको के नगरों से जुड़े हुए हैं। ट्रांस कनाडियन महामार्ग पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर स्थानकोट पूर्वी तट पर स्थित न्यूफाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर से जुड़ता है और अलास्का राजमार्ग कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एकोरेंज से जोड़ता है और निर्माणाधीन पान अमेरिकन महामार्ग, जिसके अधिकांश भाग का निर्माण किया जा चुका है, इसके द्वारा दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका के देश और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा भी आपस से जुड़ पाएंगे। और यूरोप में वाहनों की बहुल विशाल संख्या तथा महामार्ग का सुविकसित जाल पाया जाता है। बहुत महामार्गों को रेल मार्गों एवं जल मार्गों के साथ कड़ी प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ता है। और रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्ग के अत्यधिक सघन जाल का विकास हुआ है, जिसकी धुरी मास्को है और महत्वपूर्ण मास्को व्लादिवोस्टोक के महामार्ग पूर्व से पश्चिम प्रदेश की सेवा करते हैं। अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के कारण रूस में महामार्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने रेल मार्ग हैं। चीन में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रॉस करते हैं और उदाहरण स्वरूप ये सांसो यानी वियतनाम सीमा के समीप है और शंघाई ये मध्य चीन में, उसके बाद है ग्वांगजाओ ये दक्षिण में है एवं बीजिंग है उत्तर को परस्पर जोड़ते हैं। एवं नवीन महामार्ग तिब्बत क्षेत्र में चेगडू को लहासा से जोड़ता है और भारत में अनेक महामार्ग पाए जाते हैं जो प्रमुख शहरों और नगरों को जोड़ती हैं। उदाहरण स्वरूप राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 जो बनारसी और कन्याकुमारी से जोड़ती है और देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय महामार्ग है निर्माणाधीन स्वामिर्ण चतुर्भुज अथवा दुर्ग मार्ग के द्वारा प्रमुख महानगर नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता तथा हैदराबाद को जोड़ने की योजना है। और अफ्रीका में एक महामार्ग उत्तर में स्थित अल्जीरियस को गुआना के कोनाक्री से जोड़ता है और इसी प्रकार कैरो केप टाउन से जुड़ा हुआ है। और सीमावर्ती सड़कें के बारे में देखें, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों के सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रायः सभी देशों में गांवों एवं सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए ऐसी सड़कें पाई जाती हैं। रेल मार्ग के बारे में देखें तो रेल मार्ग लंबी दूरी तक स्थूल वस्तु और यांत्रिकों का अथल परिवहन की विधा है। रेल लाइनों की चौड़ाई प्रत्येक देश में अलग अलग पाई जाती है, जिनमें सामान्यतः बड़ी यानी 1.5 मीटर से अधिक, मानक जैसे 1.44 मीटर और मीटर लाइन 1 मीटर और उसके बाद छोटी लाइन में वर्गीकृत किया जाता है। मानक लाइन का उपयोग ब्रिटेन में किया जाता है। दैनिक आवागमन की रेल ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान और भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। ये दैनिक गाड़ियां नगरों में प्रतिदिन लाखों यात्रियों को ले जाती है और ले आती है। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यात्राएं मार्ग हैं और यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। यहाँ रेल मार्ग लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबे हैं, जिनमें से अधिकांश दोहरे अथवा बहुमार्गी। बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक अर्थात प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। औद्योगिक प्रदेश विश्व के कुछ सर्वाधिक घनत्वों का प्रदर्शन करते हैं। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान और बर्लिन और वर्षा महत्वपूर्ण रेल केंद्र है। और इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचालित सुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। और महाद्वीपीय पारीय रेल मार्ग वायु मार्गों और सड़क मार्गों के अपेक्षाकृत लोचदार तंत्रों की तुलना में अपना महत्व खोते जा रहे हैं और यूराल के पश्चिम में अत्यंत सघन जाल में यूराल के पश्चिम में अत्यंत सघन जाल से युक्त रूस में रेल मार्गों के द्वारा रेल देश के कुल परिवहन का लगभग 90% भाग प्रबंधित होता है। मास्को रेलवे का महत्वपूर्ण मुख्यालय है, जहां देश के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के विभिन्न भागों में प्रमुख लाइनें विकिरित होती
हैं और मॉस्को में भूमिगत रेल मार्ग और दैनिक आवागमन की गाड़ियां भी महत्वपूर्ण है। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है जो विश्व के कुल रेल मार्गों का लगभग 40% है। इनके विपरीत यूरोप में अनेक देशों में रेल मार्गों का प्रयोग यात्री परिवहन की अपेक्षा अधिकतर लंबी दूरी, स्थूल पदार्थों जैसे अयस्कर, अनाज, इमारती लकड़ी तथा मशीनरी आदि परिवहन हेतु अधिक होता है। सर्वाधिक सघन रेल तंत्र पूरी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उससे संलग्न कनाडा के उच्च औद्योगिक एवं नगरीय प्रदेश में पाया जाता है। कनाडा में रेल मार्ग सार्वजनिक सेक्टर में है और पूरे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वितरित है। महाद्वीपीय पारीय रेल मार्ग के द्वारा गेहूं एवं कोयले के भार के अधिकांश भाग का परिवहन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है जिसका 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है और पश्चिमी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेल मार्ग पर्थ से सिडनी तक के छोर से दूसरे छोर तक जाती है और न्यूजीलैंड में रेल मार्ग मुख्यतः उत्तरी द्वीप में पाए जाते हैं जो कृषि क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। दक्षिणी अमेरिका में रेल मार्ग 2 प्रदेशों में सघन है जिसके नाम से अर्जेंटीना के पंपास तथा ब्राजील के कॉफी उत्पादन प्रदेश है और ये दोनों प्रदेश में दक्षिण अमेरिका के कुल रेल मार्ग का 40% भाग पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के शेष देशों में केवल चिली एकमात्र ऐसा देश है जहां महत्वपूर्ण लंबाई के रेल मार्ग हैं जो तटीय केंद्रों को आंतरिक क्षेत्रों में स्थित खनन स्थलों से जोड़ते हैं और पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर और कोलंबिया और वेनेजुएला में छोटे एकल मार्ग वाली रेल लाइनें पाई जाती है जो पत्तनों को आंतरिक क्षेत्रों के साथ अंतरजोड़क योजकों को भी न जोड़ते हैं। यहाँ केवल एक महाद्वीप पारीय रेल मार्ग है जो एंडेज पर्वतों के पार 39 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित उस प्लांट दरों से गुजरता हुआ ब्यूनस आयर्स यानी अर्जेंटीना को वालपेराइजो से मिलाता है और एशिया में जापान, चीन और भारत के सघन बसे हुए क्षेत्रों में रेल मार्ग का सघनतम घनत्व पाया जाता है। अन्य देशों में अपेक्षाकृत कम रेल मार्ग बने हैं और विस्तृत मरुस्थलों और विरल जनसंख्या के प्रदेशों के कारण रेल सुविधाओं का न्यूनतम विकास हुआ है। और दूसरा, विशालतम महाद्वीप होने के बावजूद अफ्रीका में केवल 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है जिनमें से सोने, हीरे, अवसांद्रण और तांबा खनन क्रियाकलापों के कारण अकेले दक्षिण अफ्रीका में 18,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है। और महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्ग जैसे है बेंगुएला रेल मार्ग जो अंगोला से कटंगा जाती है और कटंगा से जाम्बिया तांबे की पेटी से होकर जाता है। और दूसरा है तंजानिया रेल मार्ग जाम्बिया ताम्र पेटी से तट पर स्थित दार ए सलाम तक जाती है। उसके बाद बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से होते हुए रेल मार्ग जो स्थल रुद्ध राज्यों को दक्षिण अफ्रीकी रेल तंत्र से जोड़ता है। और चौथा है दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र में केपटाउन से प्रिटोरिया तक ब्यू ट्रेन जाती है। उसके बाद अन्य स्थलों पर जैसे कि अल्जीरिया है, सेनेगल है, उसके बाद नाइजीरिया, केन्या तथा इथोपिया में रेल मार्ग पतन नगरों को आंतरिक केंद्रों से जोड़ते हुए परंतु अन्य देशों के साथ अच्छे रेल तंत्र की रचना नहीं करते हैं। उसके बाद देखते हैं पर महाद्वीपीय रेल मार्ग के बारे में। पर महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ती है। इसका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। और पार साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में तो रूस का यह प्रमुख रेल मार्ग पश्चिम से सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तक स्थित व्लादिवोस्टोक पर मॉस्को, कजान, ट्यूमेन, उसके बाद नोवोसिबिर्स्क और चीता और खबरोवस्क से होता हुआ जाता है। और यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा यानी 9,322 किलोमीटर ये लंबा है। दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पर महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इनमें से अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। और यह रेल मार्ग यूराल पर्वतों, ओब और येनिसी नदियों से गुजरता है। और चीता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र और इरकुट्स्क एक फर केंद्र है। और इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी हैं और जैसे ओडेसा यानी यूक्रेन,
कैस्पियन तट पर बालू ताशकंद यानी उज्बेकिस्तान, और ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। उसके बाद उलन बटोर ये मंगोलिया में है, और रोनयांग ये मकदेन में है। ये चीन से बीजिंग की ओर जाता है। उसके बाद आता है पर कैनेडियन रेल मार्ग के बारे में। कनाडा की यह 7050 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पूर्व से हैलिफैक्स से प्रारंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा और विनिपेग और कलगरी से होती हुई पश्चिम में प्रशांत तट तक स्थित वैंकूवर तक जाती है। और इसका निर्माण 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया था। बाद के वर्षों में क्यूबेक क्यूब से मर्टियाल औद्योगिक प्रदेश को पेरियर प्रदेश के गेहूं मेखला और उत्तर में शंकुधारी वन प्रदेश में जोड़ने के कारण इस रेल मार्ग का महत्व बढ़ गया, और इस प्रकार इन प्रदेशों में से प्रत्येक दूसरे का संपूरक बन गया। और उसके बाद विनिपेग से थंगर खाड़ी यानी सुपीरियर झील तक एक समृद्ध मार्ग इस रेल लाइन को विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्गों में से एक गेहूं और मांस इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्यात है, और इस लाइन कनाडा की आर्थिक धमनी है। उसके बाद संघ और प्रशांत रेल मार्ग के बारे में। यह रेल लाइन अटलांटिक के तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा और इवांस, उसके बाद एंगडन और सेक्रामेंटो से होती हुई प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलती है। और इस मार्ग द्वारा दिए जाने वाले सर्वाधिक मूल्यवान निर्यात आवश्यक अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई पर महाद्वीपीय रेल मार्ग के बारे में। यह रेल लाइन पश्चिमी तट पर पर्थ से प्रारंभ होकर कलगुहली, बुकरन हिल पर हॉइल और पोर्ट अगस्टा से होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाते हुए महाद्वीप के दक्षिण भाग के आर पर पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। और यह अन्य उत्तर दक्षिणी लाइन एडिलेज और एलिस स्प्रिंग को जोड़ती है, और आगे इस डार्वियन बिरदोम लाइन से जोड़ा जाता है। उसके बाद आता है एरिएंट एक्सप्रेस। यह लाइन पेरिस से एस्टेसबर्ग, म्यूनिख और उसके बाद वियना और उसके बाद बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। और इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला यात्रा का समय समुद्री मार्ग से लगने वाली 10 दिनों की तुलना में मात्र 96 घंटे तक ही है। और उसके बाद इस रेल मार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात पनीर और सुअर का मांस है, जई है, शराब, फल और मशीनरी है। इस्तांबुल को बेकांग वाया ईरान और पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से जोड़ने वाली एशियाई रेलवे में भी निर्माण का प्रस्ताव है। और जल परिवहन के बारे में देखें। जल परिवहन के महत्वपूर्ण लाभों में से एक यह है कि इससे में मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। उसके बाद महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनमें विभिन्न आकार के जहाज चल सकते हैं। आवश्यकता केवल दोनों छोरों पर पतन सुविधाएं प्रदान करने की है। और यह परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है, और जल परिवहन की ऊर्जा लागत की अपेक्षाकृत कम होती है। जल परिवहन को समुद्री मार्गों और आंतरिक जल मार्गों में विभक्त किया जा सकता है। तो इसलिए समुद्री मार्ग में देखें तो महासागर सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाले ऐसे महामार्ग प्रस्तुत करते हैं जिनकी कोई रख रखाव की लागत नहीं होती। समुद्री जहाजों द्वारा महासागरों का मार्गों में रूपांतरित मनुष्य की पर्यावरण के साथ अनुकूलन की महत्वपूर्ण घटना है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक स्थूल पदार्थों का लंबी दूरियों तक समुद्री परिवहन स्थल और वायु परिवहन की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। और आधुनिक यात्री जहाज और मालवाहक पोत रडार, बेताल के तार और अन्य नौ परिवहन संबंधी सुविधाओं से लैस होते हैं। और शीघ्र नाशवान वस्तुओं के लिए प्रशीतन कोष्ठक और टैंकरों और विशेषीकृत जहाजों ने नौभार के परिवहन को उन्नत बना दिया है। और उसके बाद कंटेनरों के प्रयोग में विश्व की प्रमुख पतनों पर नौभार के निपटान को सरल बना दिया गया है। तो महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में देखें तो
प्रमुख समुद्री मार्ग को चित्र 7.9 में दिखाया गया है और निम्नलिखित पृष्ठों के कुछ महत्वपूर्ण मार्गों को विवेचना की गई है, जैसे उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के 2 प्रदेशों उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग द्वारा परिवहित होता है, इसलिए यह विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक राजमार्ग है और जलमार्ग है और दूसरे अर्थों में इस बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। दोनों तटों पर पतन और पोताश्रय की उन्नत सुविधाएं उपलब्ध है और भूमध्य सागरीय और हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग देखें तो यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों में से एक है और किसी भी अन्य मार्ग की अपेक्षा अधिक देशों और लोगों की सेवाएं प्रदान करता है। पोर्ट सईद और अदन, उसके बाद मुंबई, कोलंबो और सिंगापुर इस मार्ग की महत्वपूर्ण पतनों में से एक है और पतनों में से कुछ ये है उदाहरण है और उत्तमांश अंतरीप से होकर जाने वाली आरंभिक मार्ग की तुलना में स्वेज नहर के निर्माण से दूरी और समय में अत्यधिक कमी हो गई है। उसके बाद देखते हैं उत्तमासा अंतरीप समुद्री मार्ग के बारे में। यह व्यापारिक मार्ग अत्यधिक औषधीय पश्चिमी यूरोपीय प्रदेशों को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की वाणिज्यिक, कृषि तथा पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ता है। स्वेज नहर के निर्माण से पहले यह मार्ग लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था, जो स्वेज नहर मार्ग से 6400 किलोमीटर लंबा है। सोना, हीरे, तांबा, टीन, मूंगफली और गिरी का तेल, कहवा और फलों जैसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के कारण दोनों पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के बीच व्यापार की मात्रा और यातायात में वृद्धि हो रही है। उसके बाद दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग के बारे में देखें तो अटलांटिक महासागर के पार यह एक अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीका देशों को दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से मिलाता है और इस मार्ग पर यातायात उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के समीपी विकास और कम जनसंख्या के कारण बहुत कम है और केवल दक्षिण पूर्व ब्राजील और प्लाटा जो मुख और दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ है। राडो डी जेनेरियो और केप टाउन के बीच मार्ग पर भी यातायात बहुत कम है क्योंकि दोनों दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में एक जैसे उत्पादन और संसाधन है। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग के बारे में देखें तो विस्तृत उत्तरी प्रशांत महासागर के आर पार व्यापार अनेक मार्गों द्वारा संचालित होते हैं जो होनोलुलु में मिलते हैं और बृहद वृत्त पर स्थित सीधा मार्ग वैंकूवर और योकोहामा को जोड़ता है और यात्रा की दूरी को कम करके यानी जो 2480 किलोमीटर दूरी कम करके आधा कर देता है। और यह समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पतनों की एशिया के पतनों से जोड़ता है और ये है वैंकूवर है, उसके बाद सिएटल है, उसके बाद पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका की ओर और योकोहामा है, उसके बाद काबो, शंघाई, उसके बाद हांगकांग है, मनीला और सिंगापुर है जो एशिया की ओर जाता है। उसके बाद दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग देखें तो यह समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर में परिकर्णित द्वीपों से मिलता है और इस मार्ग का प्रयोग हांगकांग, फिलीपीन और इंडोनेशिया पहुंचने के लिए किया जाता है। पनामा और सिडनी के बीच तय की गई दूरी 12,000 किलोमीटर है। होनोलुलु इस मार्ग पर महत्वपूर्ण पतन है। उसके बाद तटीय नौ परिवहन यह स्पष्ट है कि जल परिवहन एक सस्ता साधन है जबकि समुद्री मार्ग विभिन्न देशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तटवर्तीय नौ परिवहन लंबी तटरेखा वाले देशों के लिए एक सुगम विधि है। उदाहरण स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत। यूरोप में शेंगेन देशों की स्थिति तटीय नौ परिवहन की दृष्टि से उपयुक्त है जो एक सदस्य देश के तट को दूसरे सदस्य देश को तट से जोड़ता है। यदि तटवर्तीय नौ परिवहन का भली प्रकार से विकास किया जाए तो इसके द्वारा स्थल मार्गों पर होने वाली यातायात भीड़ को कम किया जा सकता है। उसके बाद नौ परिवहन नहरें हैं। स्वेज और पनामा दो ऐसी महत्वपूर्ण मनुष्य निर्मित नौ परिवहन नहरें अथवा जल मार्ग है जो पूर्वी एवं पश्चिमी विश्व दोनों के लिए ही प्रवेश द्वारों का काम करती है।
और स्वेज नहर देखें विस्तार से, इस नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज यानी स्वेज पतन के मध्य भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने हेतु किया गया था। और यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करता है तथा लिवरपूल एवं कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तमाशा अंतरीप मार्ग की तुलना में घटाता है। और यह जलबंधकों में रहित समुद्र सतह के बराबर नहर है, जो यह लगभग 160 किलोमीटर लंबी तथा 11 से 15 मीटर गहरी है। और इस नहर में प्रतिदिन लगभग 100 जलयान आवागमन करते हैं तथा उन्हें इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। अत्यधिक यात्री एवं माल कर होने के कारण कुछ जलयान जिनके लिए समय की देरी महत्वपूर्ण नहीं, अपेक्षाकृत लंबे परंतु सस्ते उत्तमशाला अंतरीप मार्ग के द्वारा भी आवागमन किया जाता है। एक रेल मार्ग इस नहर के सहारे स्वेज तक जाता है और फिर इस्माइलिया से एक शाखा कैरो को जाती है। और नील नदी से एक नौगम्य ताजा पानी की नहर भी स्वेज नहर से इस्माइलिया से मिलती है और जिससे पोर्ट सईद और स्वेज नहरों को ताजे पानी की आपूर्ति की जाती है। उसके बाद आता है पनामा नहर। यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम और प्रशांत महासागर से जोड़ती है, जिसका निर्माण पनामा जल डमरू मध्य के आर पार पनामा नगर एवं कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था, जिसने दोनों ही ओर के 8 किलोमीटर क्षेत्र को 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीद कर इसे नहर मंडल का नाम दिया गया। और नहर लगभग 72 किलोमीटर लंबी है और लगभग 12 किलोमीटर अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। और इस नहर में कुछ 6 जलबंधक तंत्र है तथा जलयान पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इन जलबंधकों से होकर विभिन्न ऊंचाई की समुद्री सतह यानी 26 मीटर ऊपर एवं नीचे एक पार होती है। और इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी तय कम हो जाता है। और इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट, उत्तर पूर्वी और मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी तट, दक्षिणी पूर्वी एशियाई के मध्य की दूरी को भी कम हो गई है। और इस नहर का आर्थिक महत्व स्वेज नहर की अपेक्षा कम है, फिर भी दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद आंतरिक जलमार्ग के बारे में देखें। नदियां, नहरें, झील और तटीय क्षेत्र प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण जलमार्ग हैं और नावें तथा स्टीमर यात्रियों तथा मालवाहन हेतु परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आंतरिक जलमार्गों का विकास नहरों की नौगम्यता, चौड़ाई और गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता तथा उपयोग में लाई जाने वाली परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। सघन वनों से युक्त क्षेत्रों में मात्र नदियां ही परिवहन की साधन होती है। अत्यधिक भारी वस्तुएं जैसे कोयला, सीमेंट, इमारती लकड़ी तथा धात्विक आवश्यक इत्यादि का आंतरिक जलमार्गों द्वारा यातायात किया जा सकता है। प्राचीन काल में परिवहन के मुख्य राजमार्ग के रूप में नदी मार्ग ही प्रयुक्त हुआ करते थे, जैसे कि भारत के संदर्भ में, परंतु वर्तमान समय में रेल मार्ग के साथ प्रतिद्वंदिता के कारण तथा सिंचाई इत्यादि कार्यों में जल के उपयोग से जल की पर्याप्त मात्रा के सुलभ न हो पाने पर एवं अत्यंत खराब रखरखाव के कारण नदी मार्ग से होने वाला जल परिवहन अधिक महत्व खो चुका है। और आंतरिक जलमार्गों के रूप में नदियों की सार्थकता घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा व्यापार के क्षेत्रों में भी विकसित देशों से में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। और स्वाभाविक बाध्यता होते हुए भी अधिकांश नदियों में नदी जल को गहरा करने, नदी तल को स्थिर करने तथा बांध बनाकर जल प्रवाह को नियंत्रित करके नदियों की नौगम्यता को बढ़ाया गया है। और निम्नलिखित नदी जल मार्ग विश्व के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्ग है। जैसे राइन जल मार्ग के बारे में देखें तो राइन नदी जर्मन और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। नीदरलैंड में रोटरडम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक यह 700 किलोमीटर लंबाई में नौकाएं युग है और समुद्री पोत कोलोन तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद रूड नदी पूर्व से आकर राइन नदी में मिलती है। यह नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है तथा संपूर्ण नदी बेसिन भी निर्माण
विनिर्माण क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है और इस प्रदेश में डसलडोर के राइन नदी पर स्थित पतन है और रूढ़ के दक्षिण में फैली पट्टी से होकर भारी वस्तुओं का आवागमन होता है। यह जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग है। प्रति वर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जलयान तथा लगभग 2 लाख आंतरिक मलवाहक पोत वस्तुओं एवं सामग्रियों का आदान प्रदान करते हैं। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। उसके बाद आता है डन्यूब जलमार्ग आता है। तो यह महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग पूर्वी यूरोप भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। डन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अनेक देशों से होती हुई पूर्व की ओर बहती है। यह टारना सेवेरिन तक नौकाएं योग्य है और मुख्य निर्यात किए जाने वाले पदार्थ गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी तथा मशीनरी है। उसके बाद आता है वोल्गा जलमार्ग आता है। तो रूस में अत्यधिक संख्या में विकसित जलमार्ग पाए जाते हैं, जिनमें से वोल्गा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह 11,200 किलोमीटर तक नौकाएं की सुविधाएं प्रदान करता है तथा कैस्पियन सागर से मिल जाती है। और वोल्गा मॉस्को नहर इसको मॉस्को प्रदेश से तथा वोल्गा डोन नहर काला सागर से जोड़ती है। उसके बाद है बृहद झीलें सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग है। तो उत्तरी अमेरिका की बृहद झीलें सुपीरियर, हयूरन, ईरी तथा उसके बाद ओटारियो और सूड नहर तथा वलेंड नहर के द्वारा जुड़े हुए हैं तथा आंतरिक जलमार्ग की सुविधा प्रदान करते हैं। सेंट लॉरेंस नदी के एस्चुअरली बृहद झीलों के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विशिष्ट वाणिज्यिक मार्ग का निर्माण करती है। इस मार्ग पर स्थित मुख्य पतन दुलूथ और बुफालो अभी आधुनिक समुद्री पतन की सुविधाओं से युक्त है। और इस प्रकार विशाल समुद्री जलमार्ग महाद्वीप के आंतरिक भाग में मॉन्ट्रियल तक नौकाएं करते हैं और परंतु इस नदियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे प्रपातों के कारण सामानों को छोटे मालवाहक पोतों पर लादना पड़ता है और इससे बचने के लिए नहरों को 3.5 मीटर तक गहरा बनाया गया है। उसके बाद आता है मिसिसिप जलमार्ग आता है। तो मिसिसिप ओहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है और लंबे स्ट्रीम इस मार्ग के द्वारा मिनियापोलिस तक जा सकता है। उसके बाद वायु परिवहन आता है। वायु परिवहन का तीव्रतम साधन है, परंतु यह अत्यधिक महंगा भी है। तीव्रगामी होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा के लिए यात्री इससे वरीयता देते हैं। इसके द्वारा जहाजी भार को भी तेजी के साथ पूरे विश्व में भेजा जा सकता है। कई बार अगम्य क्षेत्रों तक पहुंचने का यही एक सघन होता है और वायु परिवहन में संपर्क क्रांति दी गई और पर्वतों, हिम क्षेत्रों अथवा विषम मरुस्थलीय भूभागों पर विजय प्राप्त कर ली गई है और गम्यता में वृद्धि हुई है। वायुयान जमी हुई भूमि के अवरोध से प्रभावित हुए बिना उत्तरी कर्नाटक के स्कीमों के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं लाते हैं। हिमालय प्रदेश में भूस्खलन एवलांस अथवा भारी हिमपात के कारण प्रायः मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में किसी स्थान पर पहुंचने के लिए वायु यात्रा ही एकमात्र विकल्प है। वायु मार्गों पर अत्यधिक सामरिक महत्व भी होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटिश सेवाओं द्वारा ईरान में किए गए हवाई हमले इस तथ्य के साक्षी है। वायु मार्गों का तंत्र तेजी से फैल रहा है। वायुयानों के निर्माण तथा उनकी कार्यप्रणाली के लिए अत्यंत विकसित अवस्थापनात्मक सुविधाएं जैसे विमानशाला, भूमि पर उतरने, ईंधन तथा रखरखाव की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। हवाई पतनों का निर्माण भी अत्यधिक खर्चीला है और उन्हीं देशों में जहां अत्यधिक औद्योगिकीकरण एवं अधिक संख्या में यातायात उपलब्ध है और विकसित हुआ है। वर्तमान समय में विश्व में कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक की दूरी पर नहीं है। यह चौंकाने वाला तथ्य उन लोगों के कारण संभव हुआ जो वायुयान बनाते और उड़ाते हैं और वर्षों और महीनों के स्थान पर वायु मार्ग द्वारा की गई यात्रा को अब घंटों और मिनटों में मापा जा सकता है। विश्व के अनेक भागों में नित्य वायु सेवाएं उपलब्ध है। यद्यपि ब्रिटेन का वाणिज्यिक वायु परिवहन का प्रयोग अनुकरणीय है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुख्य रूप से युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय नगरीय उड्डयन का विकास किया है और आज 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइनें
विश्व के विभिन्न भागों में नियमित सेवाएं प्रदान करती है। हाल ही में हुए विकास वायु परिवहन के भविष्य के मार्गों को बदल सकते हैं और सुपरसोनिक वायुयान लंदन और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी का 3.5 घंटे में तय कर सकती है। और उसके बाद अंतर महाद्वीपीय वायुयान के देखें तो उत्तरी गोलार्ध में अंतर महाद्वीपीय वायु मार्गों की एक सुस्पष्ट पूर्व पश्चिम पट्टी है और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी पूर्वी एशियाई में वायु मार्गों का सघन जाल पाया जाता है। विश्व के कुल वायु मार्गों के 60% भाग का प्रत्येक प्रयोग अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम और शिकागो नोडीय बिंदु है और जहां अभिसरित होते हैं अथवा सभी महाद्वीपों की ओर विकिरित होते हैं। और अफ्रीका, रूस के एशियाई भाग और दक्षिण अमेरिका में वायु सेवाओं का अभाव है। दक्षिण गोलार्ध में 10 से 25 अक्षांशों के मध्य अपेक्षाकृत विरल जनसंख्या, सीमित स्थलखंड और आर्थिक विकास के कारण सीमित वायु सेवाएं उपलब्ध हैं। पाइपलाइनें देखें, जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल एवं गैसीय पदार्थों के अबाधित प्रवाह और परिवहन के लिए पाइपलाइनों का व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है। पाइपलाइनों द्वारा जल की आपूर्ति से सभी परिचित हैं। विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस अथवा LPG की आपूर्ति पाइपलाइनों द्वारा ही की जाती है। पाइपलाइनों का प्रयोग तरलीकृत कोयले के परिवहन के लिए भी किया जाता है। न्यूजीलैंड में फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध को पाइपलाइनों द्वारा ही भेजा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादन क्षेत्रों और उपभोग क्षेत्रों के बीच तेल पाइपलाइनों का सघन जाल पाया जाता है। और बिंग इंच ऐसी ही एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तेल ले जाती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति टन किलोमीटर कुल भार का 17% भाग पाइपलाइनों द्वारा ही ले जाया जाता है। और तरल पदार्थों का तथा गैसों जैसे जल, खनिज तेल अथवा प्राकृतिक गैस के अबाधित रूप में प्रवाह के लिए पाइपलाइनों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। यूरोप, रूस, पश्चिम एशिया और भारत में पाइपलाइन का प्रयोग तेल के कुओं को तेल परिष्करणशालाओं के पतनों अथवा घरेलू बाजारों से जोड़ने के लिए ही किया जाता है। मध्य एशिया में स्थित तुर्कमेनिस्तान में पाइपलाइन को ईरान और चीन के कुछ भागों तक बढ़ा दिया है। और प्रस्तावित ईरान भारत वाया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विश्व में सर्वाधिक लंबी होगी। और संचार देखें तो लंबी दूरी के संचार है तो मनुष्य में अनेक विधियों का प्रयोग किया, जिनमें से टेलीग्राफ और टेलीफोन महत्वपूर्ण है। टेलीग्राफ पश्चिम में अमेरिका के उपनिवेशवाद का साधन बना। आरंभिक और मध्य 20वीं शताब्दी के दौरान अमेरिकी टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी का संयुक्त राज्य अमेरिका के टेलीफोन उद्योग का एक एकाधिकार था और वास्तव में टेलीफोन अमेरिका के नगरीयकरण का एक क्रांतिकारक बना। और फार्मों ने अपने कार्यों को नगर स्थित मुख्यालयों पर केंद्रित कर दिया और अपने शाखा कार्यालय छोटे नगरों में खोल दिया। आज भी टेलीफोन सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधा है और विकासशील देशों में उपग्रहों द्वारा संभव बनाया गया। और सेल फोन का प्रयोग ग्रामीण संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है। आज विकास अद्भुत गति से हो रहा है। पहला प्रमुख प्रवर्धन ऑप्टिक फाइबर तारों का प्रयोग है। और बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करती कंपनियों ने पूरे विश्व में ऑप्टिक तारों को समाविष्ट करने के लिए अपनी तांबे की तारे वाली प्रणालियों को उन्नत किया। इनमें से आंकड़ों की विशाल मात्राओं का तीव्रता से सुरक्षापूर्व और लगभग त्रुटिहीन संप्रेषण संभव होता है। और 1990 के दशक में सूचनाओं के अकिरणन के साथ दूरसंचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया। स्वरूप एक समन्वित नेटवर्क बना जिसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। उपग्रह संचार क्या है? तो आज इंटरनेट पृथ्वी पर सबसे बड़े विद्युतीय जाल के रूप में 100 से अधिक देशों के लगभग 1000 करोड़ लोगों को जोड़ता है उपग्रह। और जैसे उपग्रह में मानव जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। आप हर समय मित्रों को फोन करने के लिए एक छोटे संदेश प्रेषित करने हेतु सेल फोन का प्रयोग करते हैं। और अथवा केबल, दूरदर्शन यानी टेलीविजन पर लोकप्रिय कार्यक्रमों को देखने के लिए आप उपग्रह संचार सेवाओं का ही उपयोग करते हैं। 1970 में जब से संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पूर्वी
सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी शोध किया गया, तब से उपग्रह के माध्यम से होने वाली संचार ने संचार तकनीकी के क्षेत्र में एक नवीन युग का आरंभ किया और पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रहों के सफलतापूर्वक परीक्षण के कारण अब ग्लोब के उन दूरस्थ भागों को जोड़ा गया और जिनका यथास्थान सत्यापन सीमित था। इस तकनीकी के प्रयोग द्वारा दूरी के संदर्भ में संचार में लगने वाले इकाई मूल्य एवं समय में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित कर लिया गया, जिसका तात्पर्य है कि 500 किलोमीटर की दूरी तक होने वाली संचार में लगने वाली लागत उपग्रह के द्वारा 5000 किलोमीटर की दूरी तक होने वाली संचार लागत के बराबर है। उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत में भी बड़े कदम उठाए गए। आर्यभट्ट का 19 अप्रैल 1979 को भेजा गया भास्कर 1 आता है। इसका भास्कर 1 का 1979 में अवतरण था। रोहिणी का परीक्षण 1980 में हुआ था और 18 जून 1981 को एप्पल यानी एरियन पैसेंजर पे लोड एक्सपेरिमेंट का परीक्षण एरियन रॉकेट के द्वारा हुआ और भास्कर चैलेंजर तथा इनसेट 1B ने लंबी दूरी के संचार, दूरदर्शन तथा रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बना दिया और आज दूरस्थ के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी एक वरदान बन गई है। उसके बाद आता है साइबर स्पेस इंटरनेट आता है। साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है और यह वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जैसे इंटरनेट द्वारा आवृत है और सरल शब्दों में यह भेजे जाने वाले और प्राप्त होने वाले शारीरिक संचरण के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया है। इसे इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। साइबर स्पेस हर जगह विद्यमान है। यह किसी कार्यालय में, जल में, चलती नौका में, उड़ते जहाज में और वास्तव में कहीं भी हो सकता है और जिस गति से इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का विस्तार हो रहा है या हुआ है, यह मानव इतिहास में अभूतपूर्व है। इंटरनेट प्रयोगता 1995 में 5 करोड़, 2000 में 40 करोड़ और 2010 में 200 करोड़ है। विगत कुछ वर्षों में वैश्विक प्रयोगता का संयुक्त राज्य अमेरिका से विकासशील देशों में स्थानांतरण हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोगताओं का प्रतिशत अंश 1995 में 66% रह गया और अब विश्व के अधिकांश प्रयोगता संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन और भारत में है। जैसे कि करोड़ों लोग प्रति वर्ष इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। साइबर स्पेस लोगों के समकालिक आर्थिक और सामाजिक स्पेस को ईमेल और ई वाणिज्य, ई शिक्षा और ई प्रशासन के माध्यम से विस्तृत करेगा। फैक्स, टेलीविजन और रेडियो के साथ इंटरनेट समय और स्थान की सीमाओं को लांघते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। ये आधुनिक संचार प्रणालियां हैं जिन्होंने परिवहन से कहीं ज्यादा वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार किया है और जैसे जैसे तकनीकी का विकास हो रहा है तथा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इस पर लगाए गए प्रतिबंध समाप्त हो रहे हैं। निजी व्यावसायिक कंपनियों, शैक्षणिक संस्थाएं तथा संस्कार द्वारा इस सूचनाओं तथा उपग्रह चित्रों का उपयोग असैनिक क्षेत्रों जैसे नगरीय नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, वन विनाश से प्रभावित क्षेत्रों को ढूंढना तथा सड़कों, भौतिक प्रतिरूपों एवं प्रकरणों को पहचानने हेतु किया जाएगा।